नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने शुरू कर कक्षा 12 का सिलेबस। कक्षा 12 बोर्ड क्लास 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग उसका जो सिलेबस है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी ने काफ़ी सारे चैप्टर्स है वो हटा दिए हैं, बीच पार्ट के बीच में से कुछ चैप्टर हटाए हैं, तो उस नए सिलेबस के अनुसार ही हमने शुरू कर रखा है। तो आप ज़रूर जुड़े रहे हमारे इस चैनल से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। अपना टॉपिक जो चल रहा था उसमें था विश्व जनसंख्या। अपन ने शुरू कर रखा है। जनसंख्या में अपन ने घनत्व, वृद्धि, वितरण, इसकी चर्चा कर रहे थे। अपना टॉपिक है विश्व जनसंख्या, वितरण, वृद्धि और घनत्व, ठीक है। तो इसके संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे थे। कुछ पहलुओं पर चर्चा पहले अपन ने कर ली है, जैसे कि जनसंख्या किसे कहते हैं, इसका वितरण है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, किन भागों में लोग अधिक निवास करते हैं, किन भागों में कम निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की बात अपन ने कर ली। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए थे इससे पहले वाले वीडियो में। आज अपन शुरू करते हैं नया टॉपिक। इसके अंदर अगला जो टॉपिक है अपना है वो है प्रवास। तो अपना टॉपिक रहेगा आज अगला चैप्टर प्रवास। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन अपना है, प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास यदि अपन देखेंगे तो इसका सामान्य सा फॉर्मूला है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान को गमनागमन, आना जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यानी गमनागमन का मतलब समझ गए होंगे आप। यानी इसका अर्थ है कि एक स्थान को आना और जाना, किसी स्थान विशेष से उनका आना जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो बिंदु आते हैं। एक तो आता है उद्गम बिंदु, एक आता है गंतव्य बिंदु। उद्गम और गंतव्य स्थान, बिंदु या स्थान कह सकते हैं, इसमें स्थान लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें अपन यदि मान लिया कि ए व्यक्ति जयपुर से ए व्यक्ति है, वो जयपुर से पेरिस जा रहा है, ठीक है, और वहां जाके वो रहने लग जाता है। तो वो जयपुर से कहाँ गया? ए व्यक्ति जयपुर से गया है पेरिस, फ्रांस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जिस स्थान को वो छोड़ता है, यानी जिस स्थान से उठ करके वो जाता है, वो उसका उद्गम स्थान कहलाता है। तो इसमें जयपुर क्या हो गया? उद्गम स्थान। और गंतव्य जिस स्थान को जाता है, कहाँ को जाता है? पेरिस जाता है, तो ये इसका क्या हो गया? गंतव्य स्थान। तो इसमें दो बिंदु आते हैं कि प्रवास में गमनागमन जो होता है आना जाना, ठीक है, उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर। तो जिस स्थान से व्यक्ति जाता है, जो उसका मूल स्थान होता है, वो उसका उद्गम स्थान कहलाता है। जिस स्थान को जाता है उसको गंतव्य स्थान कहा जाता है, ठीक है। अगला बिंदु है
प्रवास के प्रमुख प्रकार कितने हैं? तो यहां यदि अपन देखेंगे तो इसका आंसर क्या है? प्रवास के प्रमुखतः 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। एक तो हो गया आप्रवास, एक हो गया उत्प्रवास। 2 प्रकार है, आप्रवास और उत्प्रवास। सिंपल सी बात। अब आप्रवास किसे कहते हैं? आप्रवास किसे कहते हैं? इस तरह के प्रश्न ही आते हैं, तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप्रवास किसे कहते हैं? तो किसी स्थान के लिए बाहर से आए हुए लोग जो वहां पर स्थायी व अस्थायी, स्थायी या, देखो प्रवास स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, स्थायी या अस्थायी रहते हों, क्या कहलाते हैं? आप्रवास कहलाता है। ठीक है। अब आप्रवास क्या हो गया? तो अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान विशेष पर अपन गए, तो किसी स्थान पर बाहर से आए लोग, ठीक है ना, बाहर से आए लोग, और वहां जाकर के वो स्थायी और अस्थायी रहने लगे, तो ये प्रक्रिया आप्रवास कहलाती है। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग क्या कहलाते हैं? आप्रवासी कहलाते हैं। ये लोग क्या कहलाते हैं? आप्रवासी। जैसे अपन सुनते हैं कई बार न्यूज के अंदर कि ब्रिटेन के अंदर भारतीय प्रवासियों ने देश के गणतंत्र दिवस को मनाया। सुनते हैं बहुत बार अपन। विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांड है कि कनाडा में भारतीय प्रवासियों ने यहाँ पे दुर्गा पूजा की। इस प्रकार के कुछ वक्तव्य अपन सुनते हैं। तो वो आप्रवासी कौन है? यहाँ इंडिया से वहाँ जाकर के वो या तो स्थायी रहने लगे, ठीक है, या वो अस्थायी रहने लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं आप्रवासी। तो आप्रवासी उस नए स्थान के लिए, किसी स्थान के लिए, है ना, जिस स्थान पर वो जाते हैं उस नए स्थान के लिए वो आप्रवासी होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्रवास किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, उत्प्रवास ये क्या हो गया? उत्प्रवास हो गया अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर जाना। तो अपने मूल स्थान के लिए को छोड़ने की जो प्रवृत्ति है उत्प्रवास कहलाती है। अपने मूल स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाना। यहां मूल स्थान को छोड़ने की प्रवृत्ति, यहां मूल स्थान को छोड़ना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। यदि अपने मूल स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए तो हम क्या कहेंगे? उसको उत्प्रवास कहेंगे। जैसे यहां पे अपन उदाहरण ले लें कि प्रकाश शिखर से
जयपुर गया, ठीक है। अब वो सीकर से जयपुर जाके रहने लगा, ठीक है, स्थायी या अस्थायी, या गया कि जयपुर रहने लगा, इस प्रकार से लिख दी इस लाइन को। तो यहां पे जो प्रकाश है ये क्या है, यहां पे जो प्रकाश है ये सीकर को छोड़ रहा है, तो सीकर स्थान को छोड़ रहा है, इसके लिए तो क्या हो गया, ये उत्प्रवासी, यानी सीकर के लिए क्या हो गया प्रकाश, उत्प्रवासी। इसको क्या कहेंगे, प्रकाश यहां क्या है, सीकर के लिए उत्प्रवासी, और जयपुर के लिए क्या है, आप्रवासी। जयपुर जाके रह रहे हैं तो उसके लिए क्या है, आप्रवासी। तो उत्प्रवास आप्रवासी में क्या अंतर है, अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी नए क्षेत्र में जाकर के रहने की जो प्रवृत्ति है, वो मूल स्थान के लिए जिसको अपन छोड़ रहे हैं वो तो है आप्रवास, और उत्प्रवास, और जो नए स्थान की ओर अपन जा रहे हैं उसके लिए है आप्रवास, ठीक है। उसके बाद में है आप्रवास के प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं, प्रवास के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के कारण होते हैं प्रवास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक, इसके दो प्रकार हैं, एक होता है अपकर्ष कारक। यहां से प्रश्न आता है बोर्ड के अंदर कि अपकर्ष कारक किसे कहते हैं या प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं। जैसे अपकर्ष कारक किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, अपकर्ष कारक कौन से होते हैं। तो इसका आंसर अपन कैसे लिख देंगे, जो कारक जो किसी स्थान विशेष पर लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे उन्नत शिक्षा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उन्नत चिकित्सा व्यवस्था, सुविकसित परिवहन तंत्र, शांत वातावरण, ठीक है, प्राकृतिक आपदा रहित क्षेत्र, ठीक है, और भी कई तरह के कारक इसमें है। अपने लिए अनुकूल जलवायु, अति शीत, अति उष्ण, अति आर्द्र प्रदेश में लोग नहीं रहते ना, अनुकूल जलवायु, ठीक है, और सुरक्षित, यानी बाहरी किसी भी प्रकार की असुरक्षा महफिल न करें, सुरक्षित वातावरण आदि। ये कारक क्या करते हैं, किसी स्थान विशेष पर लोगों को आने के लिए आकर्षित करते हैं, इसीलिए इनको अपकर्ष कारक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, अपकर्ष कारक कहते हैं, जो किसी स्थान विशेष पर लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है
प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? नाम ही प्रतिकर्ष है, प्रति यानी विलोम, ऐसे याद किया इसको हमने, तो प्रतिकर्ष कारक। तो इसका उत्तर क्या हो गया भाई? सिंपल सा है, वही बात है, प्रतिकर्ष किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक। क्या लिख देंगे? किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक। अब स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं मुख्य रूप से? तो हम स्थान क्यों छोड़ेंगे? तो जो अपने लिए अनुकूल नहीं है, जो विपरीत परिस्थितियां है, जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? आपका से ठीक विपरीत हो जाएंगे। अशांत वातावरण, जैसे कोई वहां पे शांति नहीं रहती हो, दंगे फसाद होते रहते हो। असुरक्षित वातावरण, ठीक है। कठोर जलवायु, अब जलवायु उसमें अनुकूल थी, यहां पे कठोर जलवायु। सुविधाओं का अभाव, अब शिक्षा, चिकित्सा आदि की यहां पे कमी होगी। परिवहन तंत्र, सुविधाओं का अभाव। ठीक है, तो और भी कई कारक इसमें है जो किसी प्रदेश विशेष को छोड़ने के लिए हमें प्रेरित करेंगे, जैसे आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है, और आर्थिक पिछड़ापन भी एक प्रमुख कारण। तो अशांत वातावरण, असुरक्षित वातावरण, कठोर जलवायु, सुविधाओं का अभाव जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि सुविधाओं की कमी, और आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे एक और हो सकता है, जैसे महामारियाँ, जहाँ महामारियाँ बार बार फैलती हो उस भाग में भी लोग रहना पसंद नहीं करते। अपने कोविड में स्थानांतरण देखा था, काफ़ी लोगों ने जहाँ पे कोविड की अनुपात ज़्यादा था तो उस प्रदेश को छोड़ करके वो नए प्रदेश में चले गए थे, यानी उस प्रदेश को उन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि हर आदमी जो चाहता है कि वो विपदा में नहीं रहना चाहता, सुकून की चैन की जिंदगी जीना चाहता है। ठीक है, अगला। अब यहाँ कुछ टॉपिक है जो हटा दिए गए नए सिलेबस के अनुसार, जैसे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ हटा दी गई है, संसाधन प्रौद्योगिकी और जनसंख्या वृद्धि की जो सारणी थी वो हटा दी गई है, विश्व जनसंख्या दोगुना होने की अवधि इस चैप्टर को हटा दिया, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप इस चैप्टर को हटा दिया, और जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव इसको भी हटा दिया। तो नए सिलेबस के अनुसार इन चैप्टर्स को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में है कि जनांकीय है संक्रमण। अगला बिंदु अपना है जनांकीय संक्रमण। अब जनांकीय संक्रमण है क्या? जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा गया, संक्रमण क्या है। तो इसका आंसर संक्रमण क्या है? संक्रमण का मतलब है जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, अपन कह सकते हैं यहाँ पे। तो जनांकीय संक्रमण अर्थात जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन।
संक्रमण कहलाता है। अब सिंपल भाषा में लिखा अपन संक्रमण, है ना। अब जनसंख्या परिवर्तन कैसे क्या होता है, तो जनसंख्या संक्रमण के रूप अपन देखेंगे तो जैसे प्रारंभ में जनसंख्या कैसी थी, खेती हर जनसंख्या थी, तो उससे अपन कैसे किस प्रकार के बन गए, औद्योगिक संक्रमण हुआ। अब हमारा परिवर्तन कैसे हो गया, औद्योगिक, क्या हो गया, औद्योगिक हो गया। पहले जनसंख्या ग्रामीण थी, संक्रमण हुआ, आजकल जनसंख्या कैसे हुई, नगरीय हो गई। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जब जनसंख्या खेतीहर से औद्योगिक हुई और ग्रामीण से नगरीय हुई, इस प्रकार का जो परिवर्तन है, और ये जो परिवर्तन है यही क्या है, जनसंख्या संक्रमण कहलाता है। ठीक है ना। तो संपूर्ण विश्व में जनांगीय संक्रमण है वो देखने को मिला है। पहले जनसंख्या अशिक्षित थी, आजकल शिक्षित हो गई, ये भी एक बिंदु है। जैसे पहले अशिक्षित लोग थे, यानी शिक्षा बहुत कम थी, आजकल लोगों के अंदर शिक्षा बढ़ी है तो शिक्षित हो गए हैं। तो इस प्रकार के पहलू जनसंख्या में इस तरह का जो चेंज आता है उसको जनसंख्या संक्रमण कहा जाता है। अभी विश्व में जनसंख्या संक्रमण जो है उसका एक यहाँ पे सिद्धांत दे रखा है और एक फॉर्मूला दे रखा है। नए पेज पे लेते हैं इसको अपन, यहाँ से थोड़ा सा एक फॉर्मूला बना करके मैं आपको बता देता हूँ। 3 अवस्थाएं यहाँ पे अपन देखेंगे। पंद्रह 35 यह है जन्म दर ऑब्लिक मृत्यु दर है। ठीक है, इस रो पे। और उसके बाद में यह आएगा, दिखाएगा समय। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अपना ये डायग्राम है इस प्रकार का, और फिर यहाँ पे ये दिखाया। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक वृद्धि। ठीक है, और इसको कहा है पहली स्टेज, प्रथम अवस्था। इसको कहा है सेकंड स्टेज, इसको कहा है थर्ड स्टेज। इससे पहले एक बार चैप्टर इसमें 5 स्टेज दे रखी थी, तो यहाँ पे 5 नहीं दे करके अब यहाँ लिखा है, शब्द लिखा है बांग्लादेश व वर्षा वन के आदिवासी। ठीक है, यहाँ लिखा है पेरू, यहाँ लिखा है श्रीलंका, केन्या, यहाँ लिखा है कनाडा, जापान, अमेरिका। ठीक है, अब देखो 3 स्टेज इसमें दे रखी है। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाया गया है। इस रो में जन्म दर है और मृत्यु दर है। अब ये संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है, इसको यदि अपन बेसिकली समझे तो पहली अवस्था, और पहली अवस्था में आपको देश दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, बांग्लादेश, वर्षा वन के आदिवासी। इसका मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश और वर्षा वन के आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर शिक्षा की कमी, जो आदिवासी है तो शिक्षा की कमी है, निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर, और शिक्षा की कमी और निम्न जीवन स्तर के कारण यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इसमें एक रो तो दे रही है जन्म दर की, दूसरी दे रही है मृत्यु दर की। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाली है, यह है मृत्यु दर,
ठीक है, ये आरेख जो मृत्यु दर को दिखा रहा है और ये वाला दिखा रहा है जन्म दर को। तो यहां पर देख रहे हैं कि बांग्लादेश और वर्षावन के आदिवासियों के अंदर है वो पहली स्टेज के संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में है और वहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों साथ साथ चलती है। इसका मतलब यहां पे जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, यानी जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। कहां पे? पहली स्टेज में। कौन से देश है? बांग्लादेश और वर्षावन के आदिवासी। ठीक है, तो जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, जहां पे शिक्षा की कमी है, जिनका विकास नहीं हुआ है, जो काफी पिछड़े हुए क्षेत्र है, ये पहली अवस्था के अंदर है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे शिक्षा में सुधार आया, जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, जैसे जैसे लोगों ने जीवन जीना थोड़ा सा अच्छा सुविकसित शुरू कर दिया और अपने क्षेत्र में शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया, तो उसके साथ में दूसरी स्टेज आती है परिवर्तन की और उसमें याद रखा है पेरू देश। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में पेरू देश जो है वो उसके समकक्ष, उसके समानांतर, उसके समकक्ष जो देश है उन देशों में ने क्या किया, दूसरी स्टेज में चिकित्सा शिक्षा, ठीक है ना, और इन पर जोर, स्वास्थ्य सुविधा और भी अन्य जैसे कि जैसे खाद्यान्न आपूर्ति, इनके ऊपर बल दिया और अपने देश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति कर ली, खाद्यान्न आपूर्ति कर ली। इस कारण से इन देशों ने क्या किया, मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया और मृत्यु दर को कंट्रोल किया, लेकिन जन्म दर तो है वो वैसी की वैसी बनी रही। यानी ये जन्म दर को कंट्रोल नहीं कर पाए दूसरी स्टेज के अंदर, लेकिन मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया। यानी इसको काफी, इसके रो को आपको नीचे आ रहा है तो इस ग्राफ को काफी वो नीचे ले आए। तो प्रारंभिक अवस्था में इसमें पेरू है और इसकी जो सेकंड अवस्था की जो अंतिम स्टेज उसमें श्रीलंका और केन्या है। इन्होंने भी क्या किया, जन्म दर जो है उसको, मृत्यु दर को गिराया। श्रीलंका और केन्या ने धीरे धीरे जन्म दर को भी इन्होंने डाउन करना शुरू कर दिया। ठीक है, भारत भी इसी स्टेज में है। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने मृत्यु दर के साथ साथ में जन्म दर को भी धीरे धीरे कम कर लिया। लेकिन दूसरी जो अवस्था है इसमें आपको नजर आ रहा है कि यहां से यहां तक ये जो अंतर है, यहां लिखा प्राकृतिक वृद्धि। क्या लिखा है? प्राकृतिक वृद्धि। किसे कहते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि काफी तेजी से हुई है, क्योंकि मृत्यु दर को गिरा लिया, जन्म दर वैसी की वैसी बनी रही, तो जनसंख्या में वृद्धि का जो अंतर है, यहाँ पे जन्म और मृत्यु का जो अंतर है वो जनसंख्या वृद्धि करता है, जिसको प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ये काफी ज्यादा है, तो इन देशों में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी। तीसरी स्टेज में जब देश पहुंचे उसमें देशों का नाम आ रहा है कनाडा, जापान, अमेरिका। ये सारे के सारे विकसित देश हैं। ये कौन से देश है? विकसित कंट्री है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है। इन देशों ने प्रारंभ में ही इस पर काम करना शुरू कर दिया और ये दोनों ने, इन देशों ने क्या किया है, इन देशों ने जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को कंट्रोल कर लिया। यानी जन्म दर व मृत्यु दर को नियंत्रित कर लिया और इससे इन देशों में जो वृद्धि है, वृद्धि कैसी है? स्थिर वृद्धि की अवस्था में है। यानी यहां पे वृद्धि कैसी है? जनसंख्या वृद्धि स्थिर या रुद्ध अवस्था में चले गए है। ठीक है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि नजर आ रही है। काफी ऐसे विकसित देश जिनमें तो ऋणात्मक भी है, जैसे लातविया। ठीक है ना, तो वहां पे जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी दिखाई दे रही है। तो अपन देख रहे हैं ये सिद्धांत क्या कहता है कि पहली अवस्था में अल्प विकसित देश और अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके पास में शिक्षा स्वास्थ्य की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, तो इनका जन्म दर भी ऊंची थी और मृत्यु दर भी ऊंची थी। दूसरी अवस्था में चेंज आया और पहले लोगों ने क्या किया, जन्म दर जो है उसको, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया, जिससे जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है।
पेरू, और दूसरी स्टेज की जो चरम सीमा है उसमें श्रीलंका और केन्या और भारत जैसे देश आते हैं। उन्होंने भी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन सेकेंड अवस्था में प्राकृतिक वृद्धि ज़्यादा होती है। इसमें विकासशील देश आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरी स्टेज है उसमें विकसित देश आते हैं, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर को दोनों को कंट्रोल कर लिया और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया। और जनसंख्या वृद्धि किस स्टेज में चली गई साथियों? स्थिर अवस्था में चली गई है, ठीक है। ये था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। अगला प्रश्न यहां जो बनता है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय क्या है? अब उपाय जरूरी है क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। तो हमें चाहिए कि जनसंख्या को कंट्रोल किया कैसे जाए, ये उपाय अपने समक्ष हो। तो जनसंख्या को रोकने के लिए सबसे पहले क्या है? लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार। यदि शिक्षा का प्रसार करेंगे तो लोग जनसंख्या बढ़ती हुई उसकी समस्याओं को समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। जन चेतना, यदि लोगों में जन चेतना जागृत करेंगे तो जन चेतना जागृति करना, इससे क्या होगा? लोग को समझाएंगे जनसंख्या अधिक है उसके क्या लॉस है, जनसंख्या वृद्धि कम है उसके क्या फायदे हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से विकास में जनसंख्या वृद्धि बाधक है, इस बिंदु पर भी अपन लोगों को यदि समझाएंगे, बताएंगे उनको, तो आसानी से उसको रोका जा सकता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकारें चलाएं और चला करके और लोगों को उनसे आगाह करें, उनसे जागरूक करें, ताकि उस परिवार नियोजन जो है सुविधाएं उसको लोग अपनाएंगे और अपना करके, जैसे नसबंदी चल रहा है तो जनसंख्या वृद्धि के कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण पहलू नसबंदी ऑपरेशन, नसबंदी जो किया जा रहा है वो जनसंख्या नियंत्रण का कारगर उपाय है। तो अपन परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी उपाय इसके हो सकते हैं जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है, जैसे सरकार का सख्त नियम बनाना। अब सरकार द्वारा सख्त नियम बना करके, अध्यादेश नियम बना करके इसको रोका जा सकता है। यदि सरकार सख्त नियम बना दे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सरकार यदि जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जैसे चाइना की पॉलिसी है वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, और नियंत्रित पूर्ण रूप से उसको एक परिसर के साथ में लागू कर दिया कि एक परिवार एक ही संतान। इस प्रकार से सरकार एक बिल ला सकती है, एक अध्यादेश से कानून बना सकती है। हालांकि भारत सरकार ने कानून बना रखा है इस प्रकार का, और उसमें सरकार ने कानून कैसा बना रखा है कि कोई सरकारी सेवा में जाना चाहता है, ठीक है, इसके अलावा यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव में तो अपने कितनी संतान होनी चाहिए, संतान का ब्यौरा मांगा जाता है और उसमें संतान 2 ही होनी जरूरी है। 1994-95 से पहले जितने भी उसको एक इकाई मानते हैं, उसके बाद में कोई संतान है उसको प्रत्येक को एक काउंट किया जाता है, तो अधिकतम 2 संतान होने चाहिए। तो ये एक जनसंख्या नियंत्रण का एक कारगर उपाय है, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होता। जो गरीब लोग हैं, जिसको नौकरी से कोई मतलब नहीं है, जिसको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वहां पे ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो क्या सोचते हैं बच्चे जितने हो उतने ही अच्छे। तो उस क्षेत्र में बड़ी समस्या आती है। तो कैसे क्या किया जाए? एक कारगर उपाय अपनाया जाए कि सख्त नियम बना दिया जाए, सब पर लागू कर दिया जाए, तो जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर एक सिद्धांत दिया था 1798 में माल्थस ने। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या और माल्थस ने सिद्धांत कब दिया? तो इसका आंसर है सिंपल 1798।
1798 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न बन जाएगा यहां से कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। तो यहां इसका सिद्धांत क्या है, इसका उत्तर क्या है। जनसंख्या सिद्धांत माल्थस का क्या था। तो माल्थस ने कहा था, माल्थस के अनुसार आने वाले समय में खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। यानी खाद्य आपूर्ति जितनी नहीं होगी उससे अधिक तेजी से जनसंख्या है वो बढ़ेगी। यह खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ेगी। यह माल्थस का सिद्धांत था। फिर क्या होगा, माल्थस ने कहा कि आगे चल करके फिर इसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा, जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी। तो भूखमरी, बीमारी और प्राकृतिक आपदा हो सकती है, युद्ध आदि से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। आज जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। बस ये कहा, माल्थस का सिद्धांत है कि लास्ट में जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्य आपूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, भूखमरी फैल जाएगी, बीमारी बढ़ेगी, युद्ध होगा, आपस में लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो इसी से जनसंख्या है क्योंकि मृत्यु दर बढ़ जाएगी और जनसंख्या कंट्रोल होगी। ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था जो पूछा भी गया था। तो महत्वपूर्ण ये टॉपिक अपना, जिसके स्टेप बाय स्टेप जितने भी टॉपिक, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको अपन ने सोल्व किया है। आपका जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नए टॉपिक के साथ में फिर रूबरू होंगे। अगला जो लेसन है उस पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे जनसंख्या संगठन जो है वो अब की बार नहीं है, मानव विकास की बात अपन करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नए सिलेबस के अनुसार। आप जुड़े रहिए हमारे सर्वाक क्लासेज से और देखते रहिए सर्वाक क्लासेज। अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर करते रहें ताकि अपने इस मिशन का फ़ायदा अधिक से अधिक बच्चों को मिलता रहे। धन्यवाद।